वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 ज्योग्राफी का थर्ड टेस्ट है हमारा, एनसीईआरटी 9th और 11th। पहला सही विकल्प चुनना है आपको। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो। नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मेन। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों को मिलियन प्लस सिटीज बोला जाता है। और आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली जो दरारें होती हैं, जिनकी वजह से रॉक स्लिप करती हैं, उनको कहते हैं भ्रंश, मतलब फॉल्ट्स। एक प्रकार की खारे पानी की झील जो समुद्र में भ्रंशों और समुद्री जीवों के कारण बनती है, उसको क्या कहते हैं? लेगून झील। एक तरीके का सॉल्ट वाटर लेक है ये। ठीक है, बताइए। बी ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। एक टाइप का सॉल्ट वाटर लेक जो कि सैंड बैरियर्स और मरीन एनिमल्स की वजह से बनता है। ठीक है ना, भ्रंश भ्रंश का कोई लेना देना नहीं है इसमें। उसको कहते हैं लेगून लेक। ठीक है, जो बनता है रेत बालू की बाधाओं से। क्लियर? तो ये फॉल्ट्स नहीं आएगा यहाँ पे। सेकंड, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत की मानक मध्याह्न रेखा प्रतापगढ़ के नैनी कस्बे से होकर गुजरती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल रहा है। भूपर्पटी की संरचना और गति का संबंध है भू विवर्तनिकी से, जियोटेक्टोनिक्स से। अर्थ क्रस्ट में जो मूवमेंट है और उनका स्ट्रक्चर है। जितने लोग एक साल में पर 1000 लोग मर रहे हैं उसको डेथ रेट कहते हैं। और किसी स्थान पर वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमक रहा है, एग्जैक्टली इन द मिडिल, उसको कहते हैं स्थानीय समय, लोकल टाइम। सी सही है। 2, 3 और 4। देखिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन आप जानते होंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जिसको कहा जाता है सर्टिफाइड टाइम ऑफ एंटायर इंडिया। नैनी टाउन प्रयागराज का है। प्रतापगढ़ का कहां से हो गया? थर्ड, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जलवायु विज्ञान के अनुसार अपेक्षाकृत कम वायुदाब वाले क्षेत्रों को अवदाब कहा जाता है, डिप्रेशन, जहां पे लो एयर प्रेशर मिलता हो। तलछट से बनी चट्टानें जिनकी संरचना आमतौर पर परतदार होती हैं, अवसादी कहलाती हैं। रॉक्स फॉर्म फ्रॉम दी सेडिमेंट्स, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। किसी निश्चित समय अवधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र में होने वाले जन्मों की कुल संख्या को आधार जनसंख्या, बेस पॉपुलेशन कहते हैं। बताइए। पहला और दूसरा सही है। नंबर ऑफ डेथ्स, ना कि बर्थ, उसको कहते हैं बेस पॉपुलेशन। याद रखिएगा ये चीज। फोर्थ, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशु, लाइव इन्फेंट्स, बर्थ रेट कहलाता है, जन्म दर। वह औसत आयु जिस पर कोई भी व्यक्ति 70 से 90 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आंसर सी गलत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज एज हर आदमी की। समझ रहे हैं आप? प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है जीवन प्रत्याशा। ये इतने से इतने साल ये नहीं है। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। डिफरेंस इन हाइट्स इज कॉल्ड रिलीफ। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जालोद मिट्टी के निक्षेप से बना समतल भूभाग जालोद मैदान कहलाता है, एलुवियल प्लेन्स कहलाता है। और किशोरावस्था कौन सी है? एडोलेसेंस, 10 से 17 साल की उम्र। आंसर ए है। फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड क्यों गलत हो गया? आपका एडोलेसेंस है 10 से 19 साल। सिक्स, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वे चट्टानें जो पृथ्वी के बाहर मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं, इग्निस रॉक्स कहलाती हैं। मैग्मा और लावा जब आउटसाइड द अर्थ सॉलिडिफाई हो जाए। आश्रित आयु एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु के लोगों के बीच का अनुपात को आश्रित अनुपात कहते हैं, रेशियो बिटवीन पीपल ऑफ डिपेंडेंट एज ग्रुप एंड इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप। एक आरक्षित क्षेत्र, ऐसा रिजर्व एरिया जहां पे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड एनिमल्स, नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य। आंसर बी ठीक है। देखिए, इसको कहते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान।
और जो रॉक्स बनता है अंदर, आउटसाइड नहीं, जो इनसाइड होती हैं सॉलिडिफाई, वो होती हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और ये डिपेंडेंसी रेशियो आपको पता होगा 15 ईयर्स से 59 ईयर्स होता है। ठीक है, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, प्राइमरी बिजनेस, समझ रहे हैं, ये सब आता है। विनिर्माण उद्योग, भवन निर्माण, ये सब है सेकेंडरी बिजनेस, द्वितीयक व्यवसाय। और टर्शरी में ट्रांसपोर्टेशन आता है आपका, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, तृतीयक व्यवसाय है। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। 8th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात हो रही है 2000 की, इसके अंतर्गत वर्ष 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। अच्छा, इसी के तहत एक टारगेट रखा गया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30,000 प्रति हजार, 30 पर हजार से कम लाएंगे। और इसी में टारगेट रखा गया था कि बड़े पैमानों पर बच्चों को टीका से रोकी जा सकने वाली बीमारियों से छुटकारा दिलाने का लक्ष्य रखा जाएगा। और रखा गया था कि मैरिज एज लड़कियों की बढ़वाएंगे, और फैमिली प्लानिंग को यूनियन सेंट्रिक प्रोग्राम बनाएंगे, संघ केंद्रित कार्यक्रम। अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है इस पे, है ना। बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ क्यों गलत हुआ? फिफ्थ में क्या है, फैमिली प्लानिंग को एक पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम बनाएंगे। जब तक लोगों में नहीं जागरूकता होगी, सरकार क्या करेगी। 9th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतरालों में जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, उस एरिया का। 2001 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति जो 9 वर्ष का है या उससे ज्यादा उम्र का है और वो किसी भी लैंग्वेज को समझने के साथ पढ़ और लिख भी सकता है, तो वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, साक्षर है। ए ठीक है। थर्ड क्यों गलत हुआ? 7 साल का, 9 नहीं 7। 10th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या का घनत्व था, 382, और डेकेडल ग्रोथ रेट, दशक वृद्धि दर 17.64%। ठीक है, और सबसे पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश, और देखो 20 करोड़ के करीब पॉपुलेशन पहुंच रही है। बताओ, सी ठीक है, ठीक है, ठीक है। 11th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1930s में आर्थर होम्स ने कहा कि मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त थी, मतलब कन्वेक्शन करंट्स हैं मेंटल में। विजनर के हिसाब से 2 कारण थे महाद्वीपीय विस्थापन के, पोलर और पोलर फ्लीइंग फोर्स, ध्रुवीय ध्रुवीय फ्लीइंग बल या फिर ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। आंसर ठीक है दोनों। 12th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इकोलॉजी शब्द कहां से बना है? स्वीडिश वर्ड्स इकियोस और लॉजी। जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने पहली बार ये शब्द यूज करा, ओकियोलॉजी, 1869 में, और इनको कहते हैं एक विशेषज्ञ इकोलॉजी के। और स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जीवधारी और अजैविक घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन बताइए। सी ठीक है, 2, 3, 4। पहला, ये ग्रीक वर्ड है, स्वीडिश वर्ड्स नहीं है, जनरली ग्रीक वर्ड्स ही होते हैं ऐसे। 13th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, किसने दिया? इमैनुअल कैंट ने 1949 में। जेम्स हटन ने दिया यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, एक रूपतावाद का सिद्धांत, 1785 में। नेबुलर हाइपोथेसिस दिया ऑटो शिमिडिड ने 1755 में। करेक्ट बताना है आपको। बी ठीक है। इंटरस्टेलर दिया था आपका ऑटो शिमिडिट ने 49 में। ऑटो शिमिडिट, बस ये करना है, यहाँ पे ऑटो लगा दो, ये वाला। और नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था कैंट ने। ईयर ठीक है। 14th सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इन कंट्रास्ट टू नेबुलर हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन ने दिया था प्लैनेटरी हाइपोथेसिस। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हीलियम गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं, मतलब बड़ा सा हीलियम गैस से होती है, जिसे नेबुला कह रहे हैं हम। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नवतारक सिद्धांत के प्रतिपादक सर फ्रेड हॉयल और लिटिलटन थे।
बताइए अब। सी, फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड क्यों गलत हुआ? जो गैलेक्सी का बिगिनिंग हुआ वो हाइड्रोजन का जो गैस था उस। 15 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हवाओं की दिशाओं का निर्धारण पृथ्वी ने के अपने अक्ष पर घूर्णन तथा वायुदाब के कारण होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो हैं। इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद और सूर्य के विपरीत दिशा में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन दिखता है रेनबो। जब सूरज चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली तो डेज एंड नाइट्स बराबर हैं दुनिया में। ए। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमक रहा है, ना कि कैंसर पे। ठीक है। 16 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? दक्षिण पूर्व में, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप ग्रुप कहाँ है? अरेबियन सी में, साउथ वेस्ट में। और सबसे हमारा जो सदर्न मोस्ट दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो सुनामी के बाद सबमर्ज हो गया था। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते थे। आंसर ठीक है। तो ये आपका इंदिरा पॉइंट एक गांव था, है मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। 17 2 से अधिक देशों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्यों का आपको चयन करना है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम। ऐसे 2 राज्य हैं, देखिए सिक्किम की बाउंड्री टच कर रही है नेपाल, चाइना, भूटान। वेस्ट बंगाल टच कर रहा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मणिपुर सिर्फ म्यांमार को टच कर रहा है, असम टच कर रहा है बांग्लादेश और भूटान। मैप देखते रहिए तो सही रहेंगी बातें। 18 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 3124 किलोमीटर, ये मैं पुराने टेस्ट में आपसे कमेंट भी करा चुकी हूँ, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था। एक्चुअल डिस्टेंस ईस्ट से वेस्ट 2933, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है गुजरात अरुणाचल प्रदेश में। और टोटल एरिया इंडिया का 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2.4% है दुनिया के टोटल लैंड एरिया का। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहला क्यों गलत है? 3, 2, 1, 4 है आंसर। 19 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बैरन द्वीप क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पे है? अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान निकोबार की कहां पे है? साउथ अंडमान में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये है तो सारी काल्पनिक ना रेखा, कोई भगवान ने थोड़ी ना बना के भेजी ये रेखाएं। 23.5 डिग्री पे बनाई जाती है नदरन हेमिस्फीयर में। ठीक है सारी। 20 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैकमोहन रेखा किसके बीच का बॉर्डर है? इंडिया और चाइना। इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। पाक स्ट्रेट किसके बीच में है? तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट के बीच में। मालदीव स्मॉल आइलैंड नेशन है, बड़ा फेवरेट स्पॉट है, हॉलिडे स्पॉट। लोकेटेड साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में। बताइए। बी ठीक है। मालदीव जो है ये आपका अरेबियन सी में है। मैप नहीं देखेंगे तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियां करके आएंगे। 21 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच बने मैदान को कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि काठियावाड़ से कन्याकुमारी तक है। तोंगुप पास कहां पे है? म्यांमार में, रखीने स्टेट, इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। और ईस्टर्न घाट्स ये आपके उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है। ईस्टर्न घाट्स किस किस स्टेट में आते हैं? स्टेट्स का नाम मुझे कमेंट करिए। और वेस्टर्न घाट्स किस किस स्टेट्स में पड़ते हैं? 22 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में स्थित बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है, नदरन सरकार्स। भारत में स्थित बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदानों को दक्षिणी भाग में कुरुमंडल कोस्ट कहा जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां भारत में बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदानों का विशाल डेल्टा बनाती हैं। और चिलिका लेक सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है इंडिया का, जो कि गोदावरी डेल्टा पे पड़ता है, उड़ीसा में। इनकरेक्ट बताइए। गोदावरी कहां से आ गई भैया? यहाँ पे महानदी है। 23 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। थार जो रेगिस्तान है वहां पे 150 मिलीमीटर से कम रेनफॉल होता है। लूनी रिवर जो है वो नागा हिल्स से ओरिजिनेट करती है, रावली रेंज में, और सबसे बड़ी नदी है थार डेजर्ट की। एक स्पेशलिटी है पेनिनसुलर प्लेटू की, लोकेटेड इन इंडिया, कि ब्लैक सॉइल यहां मिलती है, जिसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, कॉटन के लिए बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। बताइए।
कोई गलत नहीं है। 24 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा जो है उसको कहते हैं शिवालिक। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और हाइट है 900 से 1100 मीटर। इसमें ना अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स मिलते हैं, मतलब जो नदियां लाती हैं ना बहुत सारा, उसका टूट फूट इसमें मिलेगा आपको। जब वर्टिकल वैली जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है उसको कहते हैं दून, जैसे देहरादून। जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबत घाटी है उसको दून कहते हैं। बताइए सही है। 25 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। खनिज तेल का निष्कर्षण केवल मध्यजीवी महाकल्प की तलछटी चट्टानों में ही संभव है, जिसकी संरचना अनुकूल गुंबददार होती है। मतलब मेसोजोइक एरा से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं सिर्फ वहां पे मिलते हैं ये मिनरल ऑयल। ठीक है। तापीय परिवर्तनों का चट्टानों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन चट्टानों की कई ऐसी किस्में भी पाई जाती हैं जिन पर तापीय परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। ठीक है ना, जो बाहर हैं और जो अंदर हैं वो उनमें डिवीजन है ये। बताइए ठीक है सारी। 26 गलत विकल्प चुनना है आपको, इनकरेक्ट। हिमालय माउंटेन जो है वो सेमी सर्कल की तरह है 2400 किलोमीटर तक। चौड़ाई हिमालय की है 400 किलोमीटर कश्मीर में, 150 तक अरुणाचल प्रदेश में। बहुत आपको विविधता मिलेगी वेस्टर्न पार्ट में एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट हाइट में। हिमाद्री सबसे सतत है, कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है। इसमें बहुत ऊंची ऊंची आपको चोटी मिलेंगी, 6000 मीटर की हाइट है। आंसर सी गलत। आपको वेरिएशन मिलता है हाइट में, ज्यादा वेरिएशन ईस्ट में है, वेस्ट में कम वेरिएशन है। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। 27 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बात हो रही है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। सबसे बड़े फॉरेस्ट है, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश पड़ती है। और जो इनकी पेड़ होते हैं ना वो ड्राई सीजन में पत्तियां उनकी झड़ जाती हैं 6 से 8 हफ्तों के लिए। और ह्यूमिडिटी के हिसाब से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, आर्द्र और शुष्क, मॉइस्ट एंड ड्राई। आंसर ह्यूमिडिटी के हिसाब से कहां से होता है भाई? वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। ठीक है ना, जल की उपलब्धता के आधार पे। 28 बबूल, खजूर, यूफोबिया और हॉथॉर्न, नागफनी, ये कौन से रीजन के प्लांट स्पीशीज हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस के, पर्वतीय फॉरेस्ट के, कटीले झाड़ियों के, या इनमें से कोई नहीं? ये थॉर्नी फॉरेस्ट और स्क्रब की वैरायटी है ना। 29 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 12 बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 15,000 फ्लावर स्पीशीज मिलते हैं यहाँ पे, 6% फ्लावरिंग प्लांट्स दुनिया के यहाँ मिलते हैं। एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे स्वाम्पी एरियाज में मिलता है, असम, वेस्ट बंगाल में। और 90,000 एनिमल्स की स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक बात है। 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया में जनसंख्या का कुल 64% जो है वो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। 13% सेकेंडरी सेक्टर में है, 20% टर्शरी में। अभी देखिए आपके सेक्टर्स ऊपर। और 1980 में बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट था और डिक्लाइन था डेथ रेट में, तो डिफरेंस काफी आ गया बर्थ और डेथ रेट में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, ये सारी बातें तो इनको ये बात पढ़ते रहो, है ना, कोई ऐसे वो नहीं है। थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट ज्यादा है। 31 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन की दुनिया में है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर दुनिया में। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी साउथ ईस्ट एशिया में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन रहती है सिर्फ 5 स्टेट्स में, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। बताओ सी गलत है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है साउथ सेंट्रल एशिया में। फिर ईस्ट एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया। सही विकल्प चुनना है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उपजाऊ मैदान तथा चीन में हुआंगही और चांगजियांग नदियों के उपजाऊ मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं। पिट्सबर्ग स्टील सिटी है, आप जानते हैं, यूएस का। और पहला यंत्रीकृत वस्त्र मिल आया था 1854 में बॉम्बे में, मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल। सेकंड थर्ड आपके प्लेन्स गंगा ब्रह्मपुत्र के जो हैं वो आपके इंडिया में डेंसली, और हुआंगहे और चांगजियांग नदी जो चाइना की हैं उनके
जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, नॉट नहीं आएगा, दे आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। 33 ग्रेट लेक्स के संबंध में आपको बाएं से दाएं, देखा मैप मैप मैप, बार बार कह रही हूं मैप पढ़ो। होम्स बताया था मैंने आपको, अब ये अरेंजमेंट पूछ रहा है, बताओ जरा। डी हो जाएगा। लेफ्ट से राइट देखेंगे तो पहले मिशिगन आएगा, सॉरी सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर एरी, और फिर आएगा आपका ओंटारियो। 34 उस पर्वत शिखर का चयन करें जो भारत में अवस्थित नहीं है, नॉट लोकेटेड इन इंडिया। कामेट, नंदा देवी, गुरला मंधाता, नमछा बारवा। गुरला मंधाता यहाँ नहीं है, नेपाल में है, आप जानते होंगे। 35 गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट। सीमा सड़क संगठन का गठन हुआ 1960 में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। रेजिंग डे होता है इनका 7 मई। इंडियन पार्लियामेंट ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया जिससे एयरलाइंस का मर्जर हो सकता था। एविएशन जो है वो नेशनलाइज्ड है, यहाँ पे राष्ट्रीयकरण हो चुका है उसका 1953 से। इनकरेक्ट बताइए। सी, इंडियन कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ था 1953 में। 36 सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बॉक्साइट उत्पादक राज्य, और सिंहभूम कॉपर प्रोड्यूस करता है झारखंड से। खेतरी माइंस कॉपर के लिए फेमस है, करेक्ट बताना। सेकंड और थर्ड, ओडिशा है लार्जेस्ट बॉक्साइट, राजस्थान नहीं है। खेतरी माइंस तो बहुत फेमस है, सुना होगा आपने नाम। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बालाघाट माइंस जो है एमपी की, वो 52% कंट्री का कोबाल्ट उत्पन्न करती है, ठीक। नेलोर माइका बेल्ट आंध्र प्रदेश की माइका इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग माइका बेल्ट है, और कोडरमा गया हजारीबाग माइका बेल्ट बिहार झारखंड की लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। ये गलत है। बालाघाट माइंस जो है आपका एमपी का, वो प्रोड्यूस कर रही हैं 52% कंट्री का कॉपर, ना कि कोबाल्ट। 38 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 10 किलो मैंगनीज चाहिए होता है 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। हेमेटाइट आयरन ओर बहुत ही हाई क्वालिटी आयरन ओर है, आप जानते होंगे। बेलाडिला रेंज में मिलता है ये, बस्तर छत्तीसगढ़। और हेमेटाइट आयरन ओर निकाला जाता है बादाम पहाड़ से, मयूरभंज केंदुजार, सुना होगा आपने। इंपॉर्टेंट है, सारा देख लो। 39 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माउंटेन्स इन इंडिया 30% कवर करते हैं एरिया लैंड भारत में, क्या पर्वत। पठार करते हैं प्लेट्यू 27%, प्लेन्स करते हैं 43%। बताइए अब आप मुझे कौन सा आपका करेक्ट आपको चूज करना है। क्या हो जाएगा 39 का? सी, ठीक है तीनों, तो अच्छा पॉइंट है ये, इसको देख लो एक बारी। चलिए तो 40 देख लीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक संकरी पट्टी पर स्थित शोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली जो पछुआ हवाएं हैं उनको कहते हैं जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम, जो कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं ट्रोपोस्फियर में, बहुत ही पतली पट्टी के हिसाब से। स्पीड रहती है इनकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा गर्मियों के टाइम पे, 184 रहती है सर्दियों के टाइम पे। और जो पृथ्वी के घूर्णन बोल नहीं होगा, बल होगा ये, बोल के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। जो वर्चुअल फोर्स है, जैसे अर्थ है वो रोटेट कर रही है, इट्स अ रोटेटिंग बॉल, उसके हिसाब से कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपको पता होगा हवाएं डिफ्लेक्ट होती हैं। कोई भी चीज जब गोल घूम रही है तो उस पर हवा चला के देखो आप, तो डिफ्लेक्शन आएगा। वो होता है राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में। बताइए। डी हो गया आपका आंसर, सारे ठीक हैं ये, है ना। इसी को तो कहते हैं फेरेल्स लॉ, सुना होगा आपने, फेरेल का नियम, यही तो है फेरेल का नियम। 41 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1938 में सर जॉर्ज डार्विन ने यह सजेशन दिया कि प्रारंभ में पृथ्वी तथा चंद्रमा तेजी से घूर्णन करते एक ही पिंड हुआ करते थे, दे वर अ सिंगल बॉडी, रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2006 में प्लूटो का दर्जा घटा दिया था, मतलब प्लैनेट से उसको ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया।
आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और 1920 में एडविन हबल ने एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, विस्तार कर रहा है। बताइए, ये 1938 तो बहुत ज्यादा आगे आ गए ठीक है, ये 1838 है। 42 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, जहां से एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो रही है, वो फोकस है। और जो तरंगे हैं वो फील कहाँ होंगी आपको? सबसे पहले एपिसेंटर पे। पी वेव्स जो होती हैं बहुत तेज चलती हैं, और तीनों मैं आपको पिछले टेस्ट में करा चुकी हूँ ज्योग्राफी के, तीनों मीडियम्स में पास कर देती हैं, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। और एस वेव सिर्फ गैस से पास करती हैं। आंसर बताओ। करा चुकी हूँ, क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बी ठीक है। एस वेव्स आप देखें, अगर एस वेव्स की पहचान ही ये है, एस वेव्स थोड़ी लेट लतीफ वेव्स हैं, थोड़े देर के बाद पहुंचती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में पास कर सकती हैं। 43 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर रहती है। इट्स क्रस्ट बीनीथ द ओशन की थिकनेस है 5 किलोमीटर्स। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अर्थ की डेंसिटी ओशंस के नीचे कितनी है? 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पिछले टेस्ट में आपको नॉर्मल थिकनेस कराई थी। 1 2 3 ठीक है। डेंसिटी जो है अर्थ क्रस्ट की, ये 3 है, ठीक है, ये 2.7 है। ठीक है, याद रखना ये चीज। बसाल्ट से बना है मेनली अर्थ क्रस्ट यहाँ पे, और ये 2.7 होगी। 44 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बाह्य क्रोड गैसीय अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। आउटर कोर तो गैस है, इनर कोर सॉलिड है। मैंटे तथा क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। डेंसिटी ऑफ रॉक्स एट द बाउंड्री ऑफ द मैंटल एंड कोर। डेंसिटी ऑफ रॉक्स एट द बाउंड्री ऑफ मैंटल एंड कोर इंक्रीज भी होती है 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे 1300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर तक जो सेंटर में जाते हैं। कोर बना है बहुत हैवी मटेरियल से, निकल और आयरन, जिसको नाइफे कहते हैं। बताइए इनकरेक्ट। पहला गलत दिया हुआ है। आउटर कोर आपका लिक्विड है, इनर कोर आपका सॉलिड है। 45 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्रों बेसिन के बीच के भाग को कहते हैं टिलाइट। कॉन्टिनेंटल एज और डीप ओशन बेसिन जो है उसके बीच का पार्ट। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहाँ मिलती हैं आपको? सीमाएं ये मिलती हैं आपको कॉन्टिनेंटल कोस्ट और मिड ओशन रिजेस, जो महासागरीय कटक हैं उनके बीच में। सेडिमेंटरी रॉक्स जो हैं वो कहाँ से बनती हैं? जो ग्लेशियल डिपॉजिट से बनती हैं उनको कहते हैं अबाइसल प्लेन्स, वितलीय मैदान कहते हैं उनको। आधुनिक समय में विकसित रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण का समय आसानी से जाना जा सकता है। जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है उससे रॉक्स कब बनी कॉन्टिनेंट्स में अक्रॉस द ओशंस, ये पता कर सकते हैं आप। बताइए। तो इसका करेक्ट हो गया आपका डी। गलत क्यों हुआ? देखो, पहला देखो, जो पार्ट है ना कॉन्टिनेंटल एज और डीप ओशन बेसिन के बीच में, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक। और एबाइसल प्लेन्स मिलते हैं कॉन्टिनेंट कोस्ट और मिड ओशन रिजेस के बीच में, ये एबाइसल प्लेन है। और जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो बनती हैं ग्लेशियल डिपॉजिट से, उनको टिलाइट कहते हैं। समझ गए आप? एक्सचेंज्ड हैं ये तीनों। 46 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रशांत महासागर के किनारों का सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में होने का कारण रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं। मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप का अधिकेंद्र कम गहराई पर विद्यमान होता है। जो एपिसेंटर है अर्थक्वेक का वो शैलो डेप्थ पे मिलेगा आपको। हैरी हेस ने प्रेजेंट किया था हाइपोथेसिस 1961 में, जिसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागरीय अधस्थल विस्तार। और मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इंडिपेंडेंटली अपने उपलब्ध विचारों का सम्मान किया और एक अवधारणा प्रस्तुत की 1967 में, जिसको बोला प्लेट टेक्टोनिक्स। 1967 इनकरेक्ट बताना है आपको।
बी गलत है। देखिए, ये एपिसेंटर नहीं होता यहाँ पे एक्चुअली फोकस होता है। 47 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी प्लेट्स हैं कुछ, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, डायग्राम भी दिया हुआ है, तो ये वाली चीजें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं। ये बोल रहा है कोकोआ प्लेट किसके बीच में है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन प्लेट के बीच में। फिलीपीन प्लेट ये रटना पड़ेगा आपको, मैप देख के, नीचे मैप दिया हुआ एनसीईआरटी में एक। साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशन प्लेट के बीच में। नास्का प्लेट कहाँ पे, एशिया कॉन्टिनेंट और पैसिफिक ओशन के बीच में। और कैरोलिन कहाँ पे है, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में, नॉर्थ ऑफ गिनिया में। सही बताओ कौन सा। पहला और चौथा ठीक है। फिलीपीन प्लेट कहाँ पे है, एशियन कॉन्टिनेंट और पैसिफिक ओशन प्लेट के बीच में, मतलब ये फिलीपीन प्लेट का आंसर हो गया। और नास्का, नास्का है साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशन प्लेट के बीच में, ये तो ये इंटरचेंज्ड हैं दोनों। 48 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो अभ्रक है माइका, उसकी संरचना में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह और सिलिका जैसे खनिज आपको मिलेंगे। पृथ्वी की भूपर्पटी पर 4% भाग अभ्रक से बना है, 4% अर्थ का क्रस्ट। अभ्रक आमतौर पर अवसादी और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाएगा और इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है, जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको ये मिलेगा। और पायरोक्सिन जो है, उसकी संरचना में आपको कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका जैसे खनिज मिलेंगे। अब इनकरेक्ट बताना है आपको। सी हो जाएगा गलत। माइका मिलता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, बाकी ठीक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये पायरोक्सिन जो है ना, 10% आपको अर्थ के क्रस्ट में मिलता है ये, और ये मीटराइट्स में भी मिलता है, जानते हैं आप, उल्का पिंडों में, और ग्रीन कलर का होता है ये पायरोक्सिन। 49 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिलिकॉन और कैल्शियम फेल्सपार में है सारे। आधा अर्थ क्रस्ट फेल्सपार का बना हुआ है, ये इंग्लिश वाले में लिखा है, इसमें नहीं लिखा कोई नहीं। फेल्सपार जो है वो सिरामिक यूटेंसिल्स और ग्लास बनाने के काम आता है, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना वो। क्वार्ट्ज बहुत ही कठोर एक खनिज है और कंप्लीटली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है वाटर में, अघुलनशील है। व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है और रेडियो और रडार में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर बताइए। ए गलत है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है सारे फेल्सपार्स में, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह अलग अलग फेल्सपार्स में आपको देखने को मिलेंगे। आधा क्रस्ट बना है, ठीक है। क्वार्ट्ज आपको समझ आ गया होगा। क्वार्ट्ज किससे बना होता है आप जानते हैं? क्वार्ट्ज होता है सैंड और ग्रेनाइट का। क्वार्ट्ज में भी क्वार्ट का मेन कंपोनेंट है, मतलब सॉरी, क्वार्ट्ज मेन कंपोनेंट होता है सैंड और ग्रेनाइट का, और क्वार्ट में आपको सिलिका मिलेगा, ठीक है ना। और ग्रेनाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखना। 50 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप का कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। आप जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं। और इग्नियस रॉक्स जो हैं, वो मैग्मा और लावा जो होता है अर्थ के अंदर, वो ठंडा हो जाता है, इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही बने हैं ना, स्वयं धरती माँ की के अंदर से निकले हैं। मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका जो हैं, वो मेन एलिमेंट्स हैं ओलिवाइन के। आंसर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये ओलिवाइन क्या होता है? ये ना ज्वेलरी बनाने में काम आता है। सिंपल क्रिस्टल्स टाइप होते हैं जो बेसाल्टिक रॉक्स में मिलते हैं, तो इनकी ज्वेलरी बनती है। शगुन का प्यारा सवाल आ चुका है, अब आपको ये सवाल बिल्कुल ठीक करना है। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सैंडस्टोन और लोएस किसके एग्जांपल हैं? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के। बालुकाश्म और विमृदा रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। गीजराइट और कोयला ये ऑर्गेनिकली कार्बनिक रूप से जो बनी है सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके एग्जांपल हैं। श्रिंक प्रस्तर और हेलाइट, चर्ट और हेलाइट जो है, ये मैकेनिकली यांत्रिकी रूप से बनी सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। बताइए। सेकंड ठीक है। सैंडस्टोन, देखो चर्ट, ध्यान देना, चर्ट, हेलाइट, लाइमस्टोन, पोटैश, ये केमिकली बने हुए हैं, ठीक है। चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश, ये केमिकली बने हुए हैं, मैकेनिकली नहीं। और सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल सुना होगा, लोएस सुना होगा, ये सब मैकेनिकली बने हैं। ये ठीक है रखा है। 52 कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। वेदरिंग में अपक्षय एक स्वस्थानीय या तदस्थान प्रक्रिया है, इन सीटू या ऑन साइट होता है वेदरिंग। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद मिनरल्स इज कॉल्ड कार्बोनेशन। कार्बोनेशन बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो कि फेल्डस्पार और कार्बोनेट मटेरियल्स को अलग करने के काम आता है।
अच्छा, खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं और ये विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा शैल में वृद्धि का कारण बन जाता है। वाटर रिटेन कर लेते हैं और एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, आंसर। ठीक है ये सारे, तो ये आपको देखना है, एक बारी देख लो इसको, है ना। हाइड्रेशन आप समझते हैं ना, इसको हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है पानी का, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। 53 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी के भागों को संचालित, उत्पादित तथा निर्मित कर रही हैं उनको पटल विरूपण कह रहे हैं। डायस्ट्रोफिज्म, मूव कर रही हैं, एलिवेट कर रही हैं, उठा पटक कर रही हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अधिकतर रेडियोधर्मी प्रतिक्रियाओं, घूर्णी और ज्वारीय घर्षण और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। जो एनर्जी है अर्थ के इनसाइड, दैट इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन, हीट है। अंतर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस है ना, वो एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एनर्जी से, जो कि सन, आप जानते हैं सूर्य देव कर रहे हैं सब कुछ ये। और ग्रेडियंट्स जो जनरेट कर रही हैं टेक्टोनिक फैक्टर्स, जो प्लेट्स खिसक रही हैं आपस में। ज्वालामुखीता वोल्केनिज्म में क्या होता है? पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर सचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। मतलब मूवमेंट ऑफ मॉल्टन रॉक्स और लावा एक्सक्यूज मी टुवर्ड्स द सरफेस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वोल्केनिक फॉर्म्स। बताइए। इनकरेक्ट, सी हो जाएगा। देखो, अंदर वाली फोर्सेस पे सन का काम नहीं है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात हो रही है जो पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, ये बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं, बाकी ठीक है बिल्कुल। 54 मिट्टी के निर्माण में सहायक कारकों का आपको चयन करना है जो फैक्टर्स मिट्टी बनाते हैं। जैसे पेरेंट मटेरियल है, टोपोग्राफी स्थलाकृति है, जलवायु क्लाइमेट है, क्लाइमेट नहीं क्लाइमेट है, जैविक क्रियाएं हैं, टाइम है। बताइए। डेफिनेटली सभी फैक्टर्स हैं ये जिनसे वजह से मिट्टी बनती है। 55 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नदियां जब युवा अवस्था में होती हैं तो उथली वी आकार घाटियां बनाती हैं जब यंग स्टेज में होती हैं। प्रौढ़ावस्था में नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो सहायक नदियां भी इसमें मिल जाती हैं। मतलब जब मैच्योर स्टेज होती है तो ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती हैं। वृद्धावस्था में नदियां नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोकुर झील बनाती हैं। रिवर मियांडर्स, नेचुरल एम्बैंकमेंट्स, ऑक्सबो लेक्स, ये सब बनाती हैं। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो ये आपकी डी हो जाएगा आंसर, कोई गलत नहीं है। ये सी होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ओल्ड स्टेज में आप जानते हैं जो स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज होती है ना, वो कम होती चली जाती हैं और रिवर अपना फ्रीली फ्लो कर रही होती है, तो इसलिए ये सारे के सारे बनते हैं। 56 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे अपर्दित चट्टान के टुकड़े नदी तल में छोटे छोटे गर्तों में फंस जाते हैं और गोलाकार रूप में घूमते रहते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे कुछ कुछ टुकड़े टूट गए, कहीं कहीं फंस गए वो बेचारे, वहीं घूम रहे हैं वो पानी के साथ, है ना, उनको पॉट होल्स कहते हैं। अत्यधिक क्षैतिज अपर्दन के कारण मंद ढलानों पर बहने वाली नदियां घुमावदार हो जाती हैं या नदी विसर्प का निर्माण करती हैं। जब ज्यादा हॉरिजॉन्टली इरोजन हो जाए तो रिवर्स जो हैं वो ऐसे मियांडर्स की फॉर्म ले लेती हैं। जैसे ऐसे इरोजन हो रहा है आपका, समझ रहे हैं आप, इस वाले पार्ट में हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे वाले तरीके से इरोजन हो रहा है। और नदी वेदिकाएं मुख्य रूप से नष्ट हुई भू आकृतियां हैं क्योंकि इनका निर्माण नदी द्वारा जमा किए गए बाढ़ के मैदानों के ऊर्ध्वधार अपर्दन से होता है। जो रिवर टेरेसेस होते हैं कैसे बनते हैं वो? जब वर्टिकल इरोजन हो जाए, जब रिवर डिपॉजिट करती है फ्लड प्लेन, तब। कोई गलत नहीं है इसमें से। 57 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जब कोई नदी उच्च स्थलों में बहती हुई गिरिपद और मंद ढाल वाले ढलानदार मैदानों में प्रवेश करती है तो एक जलोढ़ पंखा बन जाता है। मतलब कोई ऊंची जगह से फुटहिल पे आ रही है तो स्लोप प्लेन्स लो ग्रेडियंट के, तो एलुवियल फैन बन जाते हैं, वो फैन की तरह इकट्ठा कर देता है जो उसके साथ आ रहा होता है सारा। ठीक है। जलोढ़ पंखों के माध्यम से बहने वाली नदियां अक्सर बहुत लंबे समय तक अपने मूल मार्ग का अनुसरण नहीं करती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती और कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएं कहा जाता है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी तो आके मिली, नदी में से जो निकली वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा समुद्र में फैलता जाता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज बढ़ती चली जाती हैं। बताइए अब इनकरेक्ट।
कोई इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है ये सारे, ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको चीजें। 58 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूना पत्थर की चट्टानों के तल पर घुलन की प्रक्रिया से छोटे एवं मध्यम आकार के गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलयन पर इन्हें विलयन रंध्र कहा जाता है। जो लाइमस्टोन है मान लीजिए, उसके बॉटम पे छोटे छोटे शैलो स्वॉलो डिप्रेशंस बन जाते हैं सोल्यूशन के प्रोसेस से, डिसॉल्व होती रहती हैं चीजें, और जब इनका मर्जर हो जाता है तो उनको स्वॉलो हॉल्स कहते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से गोलाकार और नीचे से कीप के आकार के होते हैं। सोल्यूशन होल्स जो हैं दे आर टाइप ऑफ होल्स ओनली, सर्कुलर है ऊपर से और फनल शेप्ड है नीचे से। गोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं, जहां पे कास्ट एरियाज होते हैं, कास्ट टोपोग्राफी में मिलते हैं। यदि घोल रंध्रों के ऊपर बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त रंध्र या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ऊपर का इनका उड़ जाए तो इनको कहेंगे कोलैप्स सिंक्स, ठीक है। डी गलत हो गया भाई। देखिए, कोलैप्स सोल्यूशन होल्स जो होते हैं इनको आप डोलाइंस के नाम से भी जानते हैं। डोलाइंस सुना होगा ये नाम अगर तो। अगर केव्स जो हैं वो नीचे बन जाएं, ऊपर नहीं नीचे बनेंगे ये, और कोलैप्स कर जाए तो इन बड़े होल्स को कहा जाता है कोलैप्स सिंक्स, ठीक है। और ज्यादातर सोल्यूशन होल्स जो होते हैं ना वो कवर्ड रहते हैं, जो एक्यूमुलेशन होता है एरोडेड मटेरियल का उनसे। 59 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जब कंदराओं की छत ढहने या पदार्थों के खिसकने के कारण ध्वस्त घोल रंध्र डोलाइन, अभी बताया ना डोलाइन, आपस में मिल जाएंगे तो लंबी संकरी चौड़ी खाइयां बनेंगी जिन्हें घाटी रंध्र कहा जाएगा। जब ये कोलैप्स सोल्यूशन होल्स और डोलाइंस एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे तो लॉन्ग नैरो वाइड ट्रेंचेस बनेंगी जिनको वैली सिंक्स कहा जाएगा। जब धीरे धीरे अधिकांश चूना पत्थर की चट्टानें गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाएंगी तो पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाएंगे जिन्हें लेपीज कहते हैं। जो रॉक्स हैं लाइमस्टोन की, दे आर गिवन ओवर टू ट्रफ्स एंड डिचेस, तो बहुत ही रेगुलर थिन शार्प रिज बन जाएंगी पूरे एरिया में, बच जाएंगी, बन नहीं जाएंगी बच जाएंगी, उनको लैपीस कहते हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिर खुले हों सुरंग कहलाती हैं, टनल, जिनके दोनों एंड्स खुले हों। इनकरेक्ट कोई है ही नहीं इसमें से, ठीक दिए हुए हैं सारे, है ना। तो ये थोड़ा सा प्लीज, मतलब मुझे नहीं, मुझे पर्सनली बहुत खराब लगते हैं ये वाले जो पार्ट है ज्योग्राफी का, पर आप लोग देख लीजिए एक बारी, है ना। 60 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैलेग्माइट क्या है? आमतौर पे आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे हैं और सिरों पे पतले हैं, थिक एट द बेस और नियर द रूफ एंड बिकम थिनर एट द एंड्स। वास्तव में एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। स्टैलेक्टाइट्स जो है वो लाइम मिक्स्ड वाटर जो ड्रिप करता है रूफ ऑफ केव से ग्राउंड पे, उससे बनते हैं। और विभिन्न मोटाई के स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट जो हैं उनके मिलन से स्तंभ और कंधरा स्तंभ का निर्माण होता है। पिलर्स और ट्यूबरस पिलर्स बनते हैं इनके। थोड़ी ठंड लग गई है शायद 60 का डी हो जाएगा, ठीक है सारे, ठीक है। 61 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नव चंद्राकार बालू टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं उन्हें बरखान बालू टिब्बा कहते हैं। जो मून शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं ना, क्रेसेंट शेप्ड, जिनके हाथ पॉटूट कर जाते हैं विंड के डायरेक्शन में, समझ रहे हैं आप, उनको बरखान सैंड ड्यून्स कहते हैं। जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहां बरचान बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। जहां पे पार्शियल वेजिटेशन भी मिलती है थोड़ी बहुत, वहां बनते हैं ये। सीफ सैंड ड्यून्स में सिर्फ एक ही साइड होती है क्योंकि ये चेंज, क्यों, विंड डायरेक्शन बदलता रहता है इसलिए। और जब रेत की आपूर्ति कम होती है और हवा की दिशा स्थिर रहती है तो अनुदैर्ध्य बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। व्हेन सैंड इज कांस्टेंट, है ना, व्हेन सैंड इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, तो लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स बनते हैं। इनकरेक्ट बताना है आपको। बी गलत है। जहां पे पार्शियल वेजिटेशन होती है ना सैंडी सरफेस पे, वहां पे पैराबोलिक या पैराबोलिक सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। पैराबोलिक हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परवलयक बालू का टिब्बे, पैराबोलिक, नॉट बार्चन। 62 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ऊष्मा अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है। थिकनेस ट्रोपोस्फेयर की ग्रेटेस्ट है इक्वेटर पे, क्योंकि आप जानते हैं कन्वेक्शनल एयर करंट्स फ्लो करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो हीट ऊंचाई तक जाती है। क्षोभ मंडल में धूल के कण और जलवाष्प मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है। मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, जो चेंजेस अकर होते हैं दैट इज इन ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, गिरता है। और क्षोभ मंडल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। बताइए करेक्ट, सही है सारे। तो ट्रोपोस्फियर के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में आपको पता होनी चाहिए चीजें, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं गलत कर सकते आप। वेदर के जितने चेंज हैं वो सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। 63 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला जो भाग है वो क्षोभ सीमा है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो अलग करता है वो क्या कहलाता है, ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फियर कब कहां तक मिलता है आपको, 50 किलोमीटर। ट्रोपोपॉज के ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा 50 किलोमीटर तक, और ओजोन लेयर इसी में मिलती है और ये हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेस से। बताओ, ये भी ठीक है सारे। 64 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मीजोस्फियर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है, अभी तो स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच गए थे आप, उसके ऊपर मीजोस्फियर है 80 किलोमीटर तक। आयनोस्फियर मीजोस्फियर के ऊपर है 80 से 300 तक, आयन मंडल जिसको कहते हैं। और आयन मंडल में आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, इसी की वजह से इसको आयनोस्फियर कहते हैं। और रेडियो वेव्स जो हैं वो अर्थ पे वापस कौन भेजता है, थ्रू आयनोस्फियर ओनली। ठीक है, ये छोड़ दो इसे, इस वाले पॉइंट को। बी हो जाएगा, ये ओपन होता है, ये 400 किलोमीटर तक जाता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है ये। ठीक है, और बस आपको इतना ध्यान रखना है, आयनोस्फीयर के बारे में चीजें क्लियर। 65 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। डेफिनेटली कितना सूर्य का ताप है इस पर निर्भर करता है, सूर्य देव ही प्रकाशित कर रखा है, सब सोर्स ऑफ एनर्जी तो भगवान सूर्य ही है। अक्षांश के अनुसार सूर्य ताप की मात्रा में भिन्नता होती है, तापमान में भी तदनुसार भिन्नता पाई जाती है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन लैटिट्यूड के हिसाब से बदलता है, इसलिए टेम्परेचर भी बदलता है। लोअर लेयर्स जो है, निचली परतें जो हैं, वो सबसे पहले हीट अप होती हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। इसी की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है सी लेवल पे और लोअर रहता है हायर एल्टीट्यूड्स पे। टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, घटता है, उत्तुंगता घटने के साथ तापमान आमतौर पे घटता है। भाई ये कैसे हो सकता है ना, टेम्परेचर जो है जनरली डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, इसी को तो आप कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सुना होगा आपने। 66 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में सघनन केंद्रों पर सघनित नहीं होती है, बल्कि पत्थर, घास और पौधों की पत्तियों जैसे ठोस वस्तुओं की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तो इसे ओस कहते हैं। जब मॉइस्चर कंडेंस नहीं होता, ठीक है, ऑन कंडेंसेशन सेंटर्स इन द एयर अबव द सरफेस बट इट एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तब उसको कहते हैं ड्यू। बादल छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल का संग्रह होते हैं जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। क्लाउड्स क्या हैं, दे आर कलेक्शन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स दैट फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर एट हाई इनफ ऑल्टीट्यूड्स। ऐसी स्थिति जिसमें कोहरा और धुआं एक साथ बनते हैं उसे धूम्र कुहा, स्मॉग कहते हैं, है ना। यही तो है सब दिल्ली में जो प्रॉब्लम हो रही है, इसी से तो हो रही है। तो करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट तो ठीक है सारे, है ना। 67 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दिए हुए, पक्षाभ मेघ कौन से हैं, साइरस क्लाउड्स जो 8000 से 12000 मीटर पे बनते हैं, बहुत ही पतले से होते हैं, टूटे फूटे, और उसकी तरह होते हैं, ये पंखों की तरह, हमेशा व्हाइट होते हैं, कॉटन की तरह दिखते हैं। बताओ, बी। ये आपके व्हाइट कलर के होते हैं, कॉटन की तरह दिखने वाले ये नहीं होते, कॉटन की तरह दिखने वाले होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कपासी मेघ। ये मिलते हैं आपको 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, और इनका बेस फ्लैट होता है क्यूमुलस क्लाउड्स का। 68 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भूमध्य रेखा के 35 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर कम हो जाती है, मतलब रेनफॉल बहुत मिलेगी आपको, ईस्टर्न कोस्ट पे डिक्रीज हो जाएगी ईस्ट की तरफ आते आते।
और 45 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में आपको वेस्टर्ली विंड्स दिखेंगी, जहां पे रेनफॉल होती है वेस्टर्न एजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे, और वो ईस्ट की तरफ आते आते डिक्रीज हो जाती है। अंदर की तरफ देखें तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलती है एनुअली, और सेंट्रल पार्ट में ट्रॉपिकल रीजन्स के और ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट्स में टेम्परेट रीजन्स के रेनफॉल जो है 50 से 60 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। ठीक है, बताना है आपको। इनकरेक्ट, पहला हो जाएगा ना गलत। देखो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे इक्वेटर पे बहुत बारिश होती है ईस्टर्न कोस्ट पे, और फिर वो डिक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स वेस्ट। उल्टा लिख दिया ना, तो मतलब स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है। 69 कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का संबंध, सबसे गंदा क्वेश्चन दुनिया का। बताइए आप, पिछले टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन। AF BSH CFA DF, करेक्ट बताना है आपको। पहला सही है, AF में कोई ड्राई सीजन नहीं होता। BSH में लो लैटिट्यूड सेमी एरिड, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, ये है ये। CFA में मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई रहता है। DF में कोई ड्राई सीजन नहीं होता, सीवियर विंटर्स होते हैं, ये इसका है। 70 गलत विकल्प चुनें, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मिलती है आपको। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की बात कर रहा है ये। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट आपको इक्वेटर के पास मिलता है। अब देखो ऐसे ध्यान दिया करो स्टेटमेंट्स पे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के मुख्य क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेज़न है, फिर आपका वेस्ट इक्वेटोरियल अफ्रीका है, साउथ वेस्ट एशिया है। और ट्रॉपिकल मानसून कहाँ मिलता है आपको? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में थोड़ा सा, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में। बताना है आपको कौन सा है गलत। सी गलत है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो है बेसिकली वो अमेज़न बेसन में मिलेगा आपको, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका में मिलेगा, और आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा ये, ना कि वेस्ट एशिया में। बहुत ध्यान से पढ़ना है ये सब। 71 गलत विकल्प चुने, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के नाम है। देखो मैं ये सब पूछ चुकी हूँ, एक भी नहीं है जो नहीं कराया पिछले टेस्ट में। मिल्पा बताओ कहाँ का है, कॉनू को बताओ फटाफट, रोका बताओ, मैसोल बताओ। देखो जल्दी इस क्वेश्चन को, ये कराया गया क्वेश्चन है। डी गलत हो गया। मैसोल कहाँ का है भाई? तुम, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बताने में। बताओ जल्दी। मिल्पा मेक्सिको कहाँ के हैं, कॉनू का वेनेजुला का है, ठीक है। रोका ब्राजील का है, मैसोल कहाँ का है? सेंट्रल अफ्रीका का है मैसोल, ठीक है। इंडोनेशिया का क्या है? लदांग, पूछा भी था मैंने आप लोगों से, ये बताना है आपको, ठीक है। चलो रे बताओ कहाँ का है अब, रे कमेंट करो। 72 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर से यही है, बताओ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पढ़ो जल्दी क्वेश्चन और बताओ। बेवाड़ राजस्थान, पोडू आंध्र प्रदेश, पबाडबी उड़ीसा और कुमारी वेस्टर्न घाट्स। हाईलाइट कर देती हूँ, ऊपर वाला देख लेना है ना। मिल्पा, कोनुकू, रोका, मैसोल बता दिया, लडांग बता दिया, और रे आपसे मैंने पूछा है। 72 का ए हो जाएगा। अब देखो ना, सुनो सारे बता रही हूँ। बेवाड़ और ढैया, बेवाड़ और एक होता है ढैया, ये एमपी के हैं। पोडू, ठीक है, पोडू पेंडा भी बोलते हैं इसको। पामा डबी कोमन कहते हैं इसको, कोमन उड़ीसा। कुमारी वेस्टर्न घाट्स का है, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखना प्लीज, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब कुछ और नाम बता देती हूँ मैं आपको। राजस्थान का होता है वालरे, राजस्थान का। एक होता है खिल, हिमालय का। एक होता है कुरुवा, झारखंड का। और झुम कहते हैं कहाँ पे? चलो झुम तो बता दो कहाँ कहते हैं, सबसे फेमस वाला तो बता ही दो कहाँ कहते हैं। हाईलाइट कर लो फटाफट। देवार धैया, पोडू, पमनडाबी, कुमारी, वालरे, खिल, कुरुवा और झुम पूछा है मैंने, बताओ। 73 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। काली मृदाओं की बात आ रही है, इनको कहते हैं रेगुर सॉइल्स। कॉटन बहुत अच्छा होता है इसमें, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको, काली कपास मृदा। और कहाँ मिलती है ये? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, और ये आपको गोदावरी कृष्णा में भी मिलेगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। आंसर बताओ। ठीक है सारी बातें, तो ब्लैक सॉइल पूरा आपका रेडी हो जाना चाहिए यहाँ पे। 74 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जालोड़ मृदाएं आपकी जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जो सारा डिपॉजिट वो करती हैं उससे बनती हैं ये।
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टा बनते हैं, ये एलुवियल सॉइल से बने हैं, जालोड़ मिट्टी से बने हैं। अब ज्यादातर जो जालोड़ मिट्टी हैं वो पोटैश फास्फोरिक एसिड लाइम में काफी अच्छा मिलेगा इनमें, इसी वजह से शुगर केन पैडी और ये सब इन पे अच्छा ग्रो करता है। आंसर कोई गलत नहीं है, बहुत फर्टाइल, सबसे ज्यादा भारत में पाई एलुवियल सॉइल्स जाती हैं, बहुत ही फर्टाइल हैं ये, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। 75 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लेटराइट मृदा की बात कर रहे हैं, जहां पे डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पे लेटराइट सॉइल है, मतलब ह्यूमस सफिशिएंट है इनमें, ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। जो लेटराइट सॉइल है डेवलप करती है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन आता है। टी और कॉफी बहुत अच्छा उगता है इसमें, कर्नाटका केरला तमिलनाडु में। अगर ढंग से, मतलब आप ये लगा लो कि मृदा को अच्छे से आप पोषण दे रहे हो, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो, तो अच्छा हो जाता है। ब्लैक कलर की लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला की बहुत फेमस है काजू उगाने के लिए। बताओ, डी गलत हो गया है भैया। ब्लैक कौन सी है? रेड है लेटराइट सॉइल, रेड नॉट ब्लैक, ठीक। 76 करेंगे, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियंस। कौशल से पता चल रहा है स्किल डेवलपमेंट। अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल, कॉटन मिल लगी थी। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 1907, साक्षी जगह है, साक्षी सिंहभूम, सुवर्ण रेखा और खारकी नदी का मिलन है यहाँ पे, तो संगम पे स्टार्ट की गई थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला सेंटेंस, ठीक है बिल्कुल। तो ये वाले याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। 77 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, ये 3 कंट्रीज हैं जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं। इंडिया, समझ गए ना, लोहा इस्पात उद्योग। इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में मिलेंगे आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग। सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया की बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अगर ये भी नहीं पता चल रहा है ना कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। कंट्रीज हैं जहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड है, मतलब ऑटोमोबाइल उद्योग है। इनकरेक्ट बताना है आपको, बताओ यहाँ पे ऑटोमोबाइल उद्योग है? क्या है? आईटी इंडस्ट्रीज है ना यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 78 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 3 दिसंबर 1984 को बहुत ही पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके लीक कर गई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अब भोपाल में हुई इस घटना के संदर्भ में 1989 में प्रकाशित की गई सरकारी सूचना के अनुसार आधिकारिक रूप से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 3598, ऑफिशियल डेटा था ये। 23 दिसंबर 2005 को चीन के चोंगकिंग के गांव कियाओ में गैस कूप में विस्फोट के कारण मौत हुई थी। ये गैस ट्रेजेडीज यहाँ पे दी हुई हैं, इनकरेक्ट बताना है आपको। ये आपका इनमें से कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा हुआ था हादसा चाइना में भी ना, यहाँ पे 243 लोग मर गए थे, 9000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 64-65 हजार लोगों को निकाला गया था वहां से। 79 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। कहाँ बढ़िया उगता है ये? जहां पे एलुवियल सॉइल है, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल रीजन्स की ये क्रॉप है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है, और इंडिया बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। आंसर ठीक है ये भी। 80 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो एक कोई फार्म है, मान लीजिए अमेरिका में प्रारंभिक रूप का जो फार्म है उसका साइज होता है 250 हेक्टेयर्स। कॉफी को वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल चाहिए, आर्द्र गर्म जलवायु चाहिए। माउंटेनियस स्लोप्स जो हैं उन पे ज्यादा अच्छी होती है कॉफी, ठीक है, जो ढाल होती है पर्वत की। और मेज मक्का को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन। बी गलत हो गया। कॉफी को वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए, एलुवियल सॉइल्स कब से चाहिए भाई कॉफी को? तो फिर यहीं पे अपने घर में भी उगा लेते हैं आप लोग नॉर्थ इंडियंस। लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है, दोमट मृदा जिसको कहते हैं। 81 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कपास के 3 शीर्ष उत्पादक कौन राज्य देश? चाइना, ब्राजील, रशिया। राइस के चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। मेज के यूएसए, चाइना, ब्राजील।
बी ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? कॉटन के हैं चाइना, इंडिया और यूएसए, टॉप 3। 82 सही विकल्प चुनना आपको। आ गया ये देखो, न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर्स हैं और कहाँ पे हैं देखो, कलपक्कम कहाँ, तारापुर, राणा प्रताप सागर, नरोड़ा, काइगा, सारे पता होने चाहिए वैसे तो, हैं ही कितने। सी एस का आंसर देख लो। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? कोटा के पास पड़ता है, राजस्थान में। नरोड़ा कहाँ पे है? यूपी में। काइगा ठीक है। 83 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं, मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज। राजस्थान झारखंड के पास यूरेनियम के बहुत अच्छे निक्षेप मिलेंगे, डिपॉजिट्स मिलेंगे। थोरियम मिलता है मोनाजाइट सैंड्स ऑफ गुजरात में। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा जो है ये ऑफशोर है, ऑफशोर जगह है मुंबई में, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। इनकरेक्ट बताइए, मतलब देखते ही नहीं आना चाहिए। मोनाजाइट सैंड्स कहाँ भाई? करा चुकी हूँ क्वेश्चन में, केरला का मोनाजाइट सैंड्स। ठीक है, चलिए 84 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अफ्रीका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया के कौन से हैं? रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो। पहला दूसरा ठीक है। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया के हैं रानीगंज वेस्ट बंगाल में, झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में है। 85 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंधु द्रोणी का 1/3 से थोड़ा अधिक हिस्सा भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में स्थित है और शेष हिस्सा पाकिस्तान में है। जो इंडस बेसिन है वो मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है, बाकी पूरा पाकिस्तान में है। गंगा की जलधारा जिसे भागीरथी कहते हैं, दी हेड वाटर्स ऑफ गंगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर से पोषित होती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से आके मिलती है। तो पंचप्रयाग पता होने चाहिए आपको। जरा कमेंट कर दो अब मुझे इसी बात पे। ठीक है ये तो बात। 86 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, वाटर डिवाइड का काम करता है। सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम ये कहाँ मिलती हैं? इंडस में जाके मिलती है, मिठानकोट, पाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अफवाह द्रोणी, अमेजोन रिवर। गंगा ब्रह्मपुत्र को मेघना के नाम से बुलाया जाता है बिफोर दे मर्ज इनटू द ओशन। बताइए। ठीक है, ये भी सारे ध्यान रखिएगा ये वाली चीजें। 87 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लॉडियस टोलोमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी हस्तलिखित पुस्तक कमेंटेरियस अंडर द हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दैट सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बट द अर्थ, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है, ये दिया था। विलियम हर्शल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया था कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, विलियम हर्शल ने बोला था। बताइए। ठीक है ये सारे, तो ये देख लो, ये आपके क्लॉडियस टोलोमी थे, आपके इजिप्ट ग्रीस के, ये आपके पोलैंड के थे कॉपरनिकस, और ये ब्रिटेन के थे हर्शल। 88 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की इन्होंने वकालत की थी। आप जानते हैं दैट रिसोर्स कंजर्वेशन की बात इन्होंने की थी 1968 में। फिर 1987 में आया ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जिसने कॉन्सेप्ट दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का जो अवधारणा दी थी। एजेंडा 21 आया था 1992 में, जो अर्थ समिट हुआ था। तो बताना इनकरेक्ट कौन सा है। कोई गलत नहीं है। एनवायरमेंट लिस्टिंग में सारी चीजें चिल्ला चिल्ला के कराई है मैंने। 89 प्रति किलोग्राम समुद्री जल में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा ग्राम में सबसे कम है? लोएस्ट इन ग्राम्स, ब्रोमीन, बोरेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बी। देखो कंपोनेंट्स जो है ना, सबसे ज्यादा पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। अब इनमें से देखो, हाँ आप कहोगे मैम कैसे याद रहेगा, थोड़ा बहुत तो देखो याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के से मतलब ये बिल्कुल कम है, 0 पॉइंट समथिंग वाले हैं ये। बोरेट हो गया, ब्रोमीन हो गया, लेकिन बोरेट सबसे कम है, 0.02 है। तो ये एक तो याद करना पड़ेगा आपको। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिमटोप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है, आइस कैप क्लाइमेट जो है।
1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहत मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा था। सीवियर ड्रॉट देखा गया था वहां पे, डस्ट बाउल बोलते हैं जिसको। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड जो है सब में से कार्बन डाइऑक्साइड है। 1997 जो था वो सबसे गर्म था, वार्मेस्ट ईयर था, नॉट ओनली फॉर 20th सेंचुरी बट ऑल्सो फॉर द होल मिलेनियम। सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म जो है वर्ष था। बताइए। बी ठीक है। क्यों गलत क्यों हो गया? 1998 था। 91। निम्नलिखित तत्वों को पृथ्वी की परपटी में उनकी भागीदारी के आधार पर आपको आरोही क्रम में लगाना है। पार्टिसिपेशन इन द अर्थ्स क्रस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। डी हो गया है आंसर। देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, आपको पता है ऑक्सीजन तो सबसे पहले ऑक्सीजन आना था, फिर सिलिकॉन है 27 पॉइंट समथिंग है ये, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर आपका सोडियम है, फिर एंड में आपके पोटेशियम मैग्नीशियम है। पोटेशियम तो के हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम है। 92 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एम्फीबोल की संरचना में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह और मैग्नीशियम शामिल है। एम्फीबोल। एनुअल रेनफॉल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, शुष्क पर्णपाती वनों में। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। बताइए। सी सही है, फर्स्ट और थर्ड। एनुअल रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर होती है मॉइस्ट में, ड्राई में नहीं, आर्द्र में। ड्राई में होती है 70 से 100। इसी के बेसिस पे तो डिवीजन है, रेनफॉल के बेसिस पे। 93 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अमलतास और एक्सेलवुड ये पेड़ है, किसमें मिलते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में, जिसका अभी आपने देखा आर्द्र पर्णपाती वनों में। महुआ चंदन मिलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में, ये भी आपने ऊपर देखा। सिडार होलॉक मिलते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार में। और रोजवुड और महोगनी कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता जरूर है ये क्वेश्चन। बी आंसर, थर्ड और फोर्थ ठीक है। अमलतास और सैंडलवुड मिलते हैं आपके सॉरी, अमलतास और एक्सेलवुड मिलते हैं ड्राई में, महुआ सैंडलवुड मिलते हैं मॉइस्ट में, दोनों इंटरचेंज्ड हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक्सक्यूज मी। 94 मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिए आप एक बारी। सी हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट ये 1975 का है। मस्क डियर 1970 का है। वल्चर कंजर्वेशन 2006 का है। रेड पांडा 1996 का है। 95 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 सितंबर 2006 को बाघ परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का नाम चेंज करके एनटीसीए कर दिया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको बनाया था, सेक्शन 38L के तहत। और ये एक वैधानिक निकाय है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। 3 इसके क्षेत्रीय कार्यालय मिलेंगे आपको, रीजनल ऑफिसेज नागपुर, गुवाहाटी और बैंगलोर में। बताइए। डी ठीक है, तो पूरा का पूरा एनटीसीए आपका यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एनवायरमेंट वीडियो में भी अच्छे से कराया है। 96 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्र सरकार ने 3 मई 2013 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया था, नॉन ह्यूमन पर्सन का। और 27 दिसंबर 2018 को उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा जबलपुर में देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अर्केरियम स्थापित किया गया था। रिपीटेड है ये, बिल्कुल भी पहले से कर चुके हो ये सारी चीजें, गलत ना करना। और टाइगर को नेशनल हेरिटेज एनिमल बनाया था अक्टूबर 22, 2010 को। बताइए, मतलब कोई बात है? टाइगर है हेरिटेज एनिमल, बताओ। कमाल हो गया भाई। एलिफेंट। डेट, ये ईयर वियर भी देख लेना। 97 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? अंडमान निकोबार को। 9 डिग्री मिनिकॉय मालदीव्स को। रॉस आइलैंड का नाम बदल के किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, सारे आइलैंड्स के बताए थे नाम आपको मैंने पिछले टेस्ट में। और नील आइलैंड का करा शहीद आइलैंड। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत है। 9 डिग्री करता है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग, ठीक है, लक्षद्वीप से।
और ये आइलैंड थे 3, रॉस का नाम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील का कर दिया था शहीद आइलैंड, और हैवलॉक का कर दिया था स्वराज आइलैंड। ये करा चुकी मैं पहले भी। 98 निम्नलिखित नदियों को उनके जनग्रहण क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैचमेंट एरिया। पेन्नार डिसेंडिंग ऑर्डर में, काली नदी, ढाढर और ब्राह्मणी। तो इसमें तो देखो कुछ है नहीं, ये तो ऐसे याद करने पड़ेंगे स्क्वायर किलोमीटर में। जैसे पलार का बहुत ज्यादा है, पेन्नार का आपका करीब 555 213 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर आपका काली नदी का है 5179, ये स्क्वायर किलोमीटर में है। देखो पेन्नार का बहुत ज्यादा है 55 213, काली नदी का 5179 है, ढांडर का आपका 2770 है स्क्वायर किलोमीटर में, ब्राह्मणी का आपका 39033। तो ये तो थोड़ा सा रिलेटिविटी के हिसाब से याद करने पड़ेंगे आपको। 99 सही विकल्प चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है आपसे मोगली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पेंच टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, जो अर्जुन का जो पेड़ होता है उसके पत्तियों से जो रस निकालते हैं वो ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। अर्जुन कुआथ, अर्जुन की छाल का पानी, है ना। जब नदियां किसी पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसको अरीय प्रतिरूप कहा जाता है, रेडियल पैटर्न कहा जाता है। बताइए बी। ये जो है आपका यहाँ पे अर्जुन जो है वो हार्ट वगैरह के लिए काफी अच्छा होता है। ये सर्पगंधा है, सर्पगंधा, ठीक है। और सर्पगंधा ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। सुना होगा सर्पगंधा भी आपने, ब्लड प्रेशर की दवाई में होता है जनरली, जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, ठीक है। चलिए, तो अब खुश हो जाइए आप, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोपेन योजना के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण के संबंध में आपको सही विकल्प बताना है ना। करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ई कहाँ की है? BWHW, ये वाला कर लेना जरूर, वो चाहे छोड़ देना, पर ये जरूर देख के जाना है आपको। सी हो जाएगा 100 का, 2 और 4। देखो ई कहाँ की है? ई पोलर टाइप होता है। पोलर टाइप कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड। ये आपका हॉट डेजर्ट होता है, ठीक दे रखा है। तो DFC क्या होता है? ये कोल्ड ह्यूमिड विंटर होता है जहां पे समर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत जलवायु वाला, इसमें इसमें अरुणाचल प्रदेश आएगा। और ये तो ठीक दे ही रखा है। ये कौन सा होता है? सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट होता है ये, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। आपका राजस्थान हो गया, उत्तर पश्चिमी गुजरात हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, पंजाब का कुछ हिस्सा हो गया, ये सारा इसमें आता है, ठीक है। चलिए, तो अब अपना स्कोर मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके। कोई भी PDF पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और स्कोर बताते रहिए तो जरा हमारा भी उत्साह बना रहेगा कि आपको वीडियोस देते रहना है। हम तो वैसे भी देंगे खैर बिना उत्साह के भी, पर अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठंड से खुद को बचाए रखिए। मिलूंगी मैं आपको हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।